योर मनी, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। योर मनी में आज हमारा फोकस रहने वाला है इंश्योरेंस पे। यहाँ पर न सिर्फ हम टर्म प्लान जुड़े सवालों के जवाब देंगे, बल्कि आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास क्या है इसका समाधान, कैसे आपके क्लेम को आप पा सकते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की हाईलाइट्स। इंश्योरेंस का क्लेम हुआ रिजेक्ट तो ओम्बुड्समैन है ना। योर मनी बताएगा कि इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन तक कैसे पहुंचाएं अपनी शिकायत। क्या वजन ज्यादा होने की वजह से प्रीमियम पर पड़ेगा असर, योर मनी आपको आज बताएगा। और अगर अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर लाइव, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत है आपका। आज हमारा इंश्योरेंस पे फोकस है और ऐसे में अक्सर योर मनी को इस तरह के सवाल आते रहते हैं जहां पे क्लेम रिजेक्शन को लेके अक्सर लोग चिंता जताते हैं। कई बार इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करने के बावजूद भी उन्हें उनका क्लेम नहीं मिल पाता है। ऐसे में अक्सर हमने योर मनी पर भी कई बार समझाया है दर्शकों को, और इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। आम भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ तो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का रोल क्या है और ये ओम्बुड्समैन का मतलब क्या है? ओम्बुड्समैन जो है वो लोकपाल है, तो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन मतलब बीमा लोकपाल। तो बीमा लोकपाल को ये राइट्स हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने क्लेम से, अगर इंश्योरेंस ने आपका क्लेम पूरी तरह से सेटल नहीं किया, आप सेटिस्फाइड नहीं है, या उसके अलावा पॉलिसी की कुछ वर्डिंग्स ऐसी थी जिसकी वजह से आपको क्लेम मिलने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप किसी और बात से आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका इंश्योरेंस की पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो या कोई और भी शिकायत हो जिसका समाधान इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं किया है, तो आपका हक है, आपको राइट है कि आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वहां से आपको समाधान मिलने की उम्मीद रहती है। और लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम बैकग्राउंडर दे दें। इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम है वो किन किन वजहों से रिजेक्ट होता है। आपने कुछ चीज़ें तो यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं, लेकिन मेजॉरिटीली हम ये रिजेक्शन के पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, यहाँ पर कई बार, जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली कुछ भी रीजन देकर कि मेन चीज़ होती है कि आपने जब पॉलिसी ली थी उस वक्त अपना पूरा हेल्थ को लेकर, अपने ऑक्यूपेशन को लेकर, अपनी हैबिट्स को लेकर डिस्क्लोजर दिए थे या नहीं दिए थे, सब कुछ बराबर से बताया था कि नहीं बताया था। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किए थे मटेरियल फैक्ट तो आपकी गलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मेडिकल टेस्ट भी हुआ था, प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया, लेकिन क्लेम देते वक्त इंश्योरेंस कंपनी बोल देती है कि आपने हमें ये बात नहीं बताई थी, और कुछ भी ऐसा बहाना देकर अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप बिल्कुल ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी बात, गाड़ी के इंश्योरेंस में, गाड़ी के का आपका इंश्योरेंस है, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मानने को तैयार नहीं होती है कि ये सच में जेन्युइन क्लेम है, ये एक्सीडेंट अभी हुआ है। कई बार ऐसे रीजन देकर कि नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये पहले से आपकी गाड़ी में डैमेज था, ऐसे कोई भी रीजन देकर आपके क्लेम को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है या अप्रूव नहीं करती है। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि जब इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तब यहाँ पर बात आती है कि नहीं, ये जो बीमारी थी ये आपने बताई नहीं थी, या ये बीमारी आपको पहले से थी, या जो आपका क्लेम है वहाँ पर आपने यहाँ पर डॉक्टर का जो बिल है वो जेन्युइन नहीं है, आपने बढ़ा के दिखाया हुआ है। इस तरह की कई चीज़ें देकर इंश्योरर कई बार कोशिश करते हैं कि आपका जो क्लेम है वो रोका जा सके या पूरी तरह से अप्रूव ना किया जाए। अब ऐसे में कई बार हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसी से संपर्क करते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन ओम्बुड्समैन के पास क्या हम तभी जाएं जब आप इंश्योरेंस कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, जब वो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं? क्या तभी इसी सिनेरियो में ही क्या हम ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं? क्या उससे पहले भी ओम्बुड्समैन के पास जाया जा सकता है? नहीं, जब आपका क्लेम अप्रूव नहीं होता है, जब आप क्लेम करते हैं
उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या फिर आपके कंप्लेंट करने के बाद जब आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट जो भी है इंश्योरेंस कंपनी का, वहां पर आप शिकायत करते हैं और 1 महीने तक आपको कोई भी जवाब नहीं मिलता है, मतलब या तो 1 महीने तक जवाब नहीं मिलता है या जवाब मिलता है और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, दोनों ही केस में आप एक रिटन रिक्वेस्ट ओम्बड्समैन के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आपका क्लेम जो है वो जेन्युइन है लेकिन उसको पास नहीं किया है, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप ओम्बड्समैन के ऑफिस, पूरे इंडिया में 12 ऑफिस हैं, ये जगह जगह नहीं है, जैसे अहमदाबाद में, मुंबई में, भोपाल में सिलेक्टेड लोकेशन पर है। हम ऑनलाइन पता लगा सकते हैं बिल्कुल, आप IRDA की वेबसाइट पर irda.gov.in पर आप जाके ये देख सकते हैं और आपकी पॉलिसी के पीछे भी ओम्बड्समैन के एड्रेस लिखे होते हैं, ये वेबसाइट लिखी होती है, तो वहां पर आप एक रिटन रिक्वेस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं। यानी लिखित रूप से इंश्योरेंस कंपनी के जरिए आपके पास ये सबूत होना चाहिए, ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद आप ओम्बड्समैन को लिख सकते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी रिक्वेस्ट, क्या उस तरह की प्रक्रिया होती है? बिल्कुल, ये बात भी ओम्बड्समैन के हाथ में है कि वो उसको एक्सेप्ट करें आपकी रिक्वेस्ट को या नहीं करें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आपको बुलाया जाएगा हियरिंग के लिए, आपकी सुनवाई होगी। यानी ओम्बड्समैन भी आपकी रिक्वेस्ट ठुकरा सकते हैं? या बिल्कुल, ओम्बड्समैन को राइट है कि वो अगर लगता है कि नहीं आपने जो डिमांड की है वो जेन्युइन नहीं है, जो इंश्योरर का क्लेम है वो बराबर है, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना हो। लेकिन अगर ओम्बड्समैन आपके जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ओम्बड्समैन आपको बुलाएंगे, आपकी शिकायत सुनी जाएगी और उसके ऊपर उनका अवार्ड देंगे। और एक बार अगर अच्छी बात यह है कि ओम्बड्समैन अगर कोई भी अवार्ड देता है आपके शिकायत सुनने के बाद, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को मानना ही होगा। तो यानी ओम्बड्समैन जो है वो आपकी बात सुनता है, साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को भी अपनी दलील पेश करने का मौका देता है। क्या उनसे भी पूछताछ होती है? उनसे भी पूछताछ होगी, लेकिन अगर उस बात से ओम्बड्समैन सेटिस्फाइड है कि आपका जो क्लेम है वो जेन्युइन है और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम सेटल नहीं किया है और अगर वो अवार्ड करते हैं आपके फेवर में जजमेंट, तो उस केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी को वो बात माननी पड़ेगी। हाँ, इंश्योर्ड पर्सन का अपना राइट है, वो उसको भी मानना चाहे या ना मानना चाहे। अगर वो नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट में फिर वो उनके पास कंज्यूमर फोरम का विकल्प उपलब्ध है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को ये बात फिर माननी ही पड़ेगी और आपका अगर ओम्बड्समैन ने जजमेंट दिया आपके फेवर में तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको मानना है। तो ये IRDA की तरफ से दिशा निर्देश है कि ओम्बड्समैन की बात इंश्योरेंस कंपनी को माननी पड़ेगी, तभी जो मानेंगे, भी वो फैसला सुनाते हैं। ऐसा नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी पहले क्लेम सेटल कर देती। तो कितने दिनों में ओम्बड्समैन पूरे केस का निपटारा कर देता है? कितना समय लगता है? उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि 1 महीना करीब तो आपको सिर्फ इस बात में लग जाता है क्लेम रजिस्टर होने के लिए। जब सबमिट करते हैं उसके बाद रजिस्टर होने में लगता है और उसके बाद सुनवाई के बाद में आपका ये आता है, तो कम से कम आप 3 महीने का वक्त लेके चलिए आपका ये डिसीजन अवार्ड होने तक। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर हम तो यही कहेंगे कि ओम्बड्समैन तक जाने की जो नौबत है वो आई ना। आप इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, अच्छे से जांचें परखें, आपके पास फीलू पीरियड भी होता है, उन्हें समझने के बाद ही आप उसे खरीदिए। नहीं, देखिए उसके बाद भी जेन्युइन क्लेम, मेरे पास तो खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी केस फाइल किया हुआ है ओम्बड्समैन के पास में। HDFC एर्गो से मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मेरी कार इंश्योरेंस, और मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ जो कि मैं खुद ड्राइव कर रहा था कार, किसी ऑटो रिक्शा ने पीछे से बैंक किया और उसमें मैंने क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि नहीं, सर्वेयर बोलता है कि नहीं, जो आपका ये एक्सीडेंट है इसमें ये पहले का ही डैमेज था, अभी डैमेज नहीं हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी को कई बार लिखने के बाद भी उन्होंने उस शिकायत को नहीं सुना और मेरा जो एक्सपेंस है वो 24,000 का था, जबकि सिर्फ 4,500 रुपए का क्लेम सेटल किया। तो मैंने उसके अगेंस्ट में एक ओम्बड्समैन में अपनी शिकायत दर्ज कराई हुई है। तो आपने बात पूछा तो मैंने खुद मेरा एक एग्जांपल आपको बताया। तो ऐसा नहीं है, अगर मेरे जैसे व्यक्ति के पास जिसको सारी चीजें पता हैं उसके साथ में ये हो सकता है, तो ये कहना गलत होगा कि डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद अगर आप बराबर से पॉलिसी लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम सेटल कर देगी। ऐसा नहीं है। इंश्योरर कई बार ये कोशिश करते हैं कि आपका क्लेम कैसे रोका जाए, कैसे आपको पैसा ना दिया जाए, लेकिन आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि मैं
शायद वो मेरा शिकायत ओम्बुड्समैन सुनेंगे और ये सेटल होगा। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का क्या रोल है ये आपको अब समझ में आ गया है, और क्योंकि योर मनी का फोकस आज इंश्योरेंस पर ही है, अगर आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के बारे में और भी कोई जानकारी हमसे चाहते हैं तो लाइव हम फेसबुक पे हैं, अपने सवाल डाल सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी हम लेना शुरू करते हैं, और सवालों की कड़ी में पहले दर्शक सचित मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार संचित, कैसे हैं आप? हेलो, हाय, दिस इज संचित। हाँ संचित, मुझे आपकी आवाज आ रही है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? So thank you so much for taking my request. So my question is related to term plan. Okay. So I'm planning to take a term insurance. So my first question is, should I buy a one single big term insurance plan, or should I break it into two and buy two term insurance plan? Okay. आप कितने का कवर लेने की सोच रहे हैं संचित? 1 crore और 1.5 करोड़। ठीक है। आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी को लेकर रिसर्च की है अब तक? या मैक्स लाइफ के लिए किया है, उसके लिए, या मैक्स LIC, मैक्स एंड दोस कंपनीज। ठीक है। इसके अलावा आपके और भी सवाल हैं टर्म प्लान को लेकर? पूछिए। हाँ। सो द टर्म प्लान को लेकर 2 क्वेश्चंस और हैं। एक तो कि राइट नाउ मेरा थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, so will that affect my premium amount? आप क्या वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप मैं जिम ज्वाइन कर चुका हूँ, बट so it will take, so should I wait for next 3-4 months or should I buy it right now? Okay. और दूसरा कि टर्म इंश्योरेंस सेम चीज मेरे हेल्थ प्लान के हिसाब से भी, कि इफ आई वांट टू गो फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, विल दैट बी अ प्रॉब्लम इन दैट? Okay. और मेरा जो करंट लोकेशन है दैट इज बैंगलोर, बट आई बिलोंग टू अ सिटी बरेली, so should I take a health insurance plan or a term insurance plan stating the location as Bareilly or Bangalore, because Bareilly is in UP and उसके जो प्रीमियम अमाउंट होते हैं वो कम होते हैं। ओके। मैटरनिटी कवर भी आप चाहते हैं अपने मेडिकल इंश्योरेंस में? यहाँ पर आप हेल्थ प्लान की बात कर रहे हैं शायद? जब मैं भी टर्म प्लान खरीद रही थी तो मेरे भी जहन में एटलीस्ट वेट को लेकर तो सवाल आया ही था कि क्या वेट को फैक्टर इन किया जाता है टर्म प्लान लेने से पहले या नहीं। लेकिन पहला सवाल वो पूछना चाहते हैं कि क्या, क्योंकि 1 या 1.5 करोड़ का उनका कवर चाहिए, तो क्या एक लमसम पॉलिसी ले लें या इसको 2 अलग अलग कंपनियों से 2 भागों में लेना चाहिए? देखिए, 2 भागों में लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो एक सिर्फ, कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर 2 पॉलिसी ली, और क्योंकि लंबी अवधि होती है, कई बार प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं होती, तो सोचते हैं अगर 2 पॉलिसी ली हुई है तो कम से कम एक तो चलती रहे, अगर एक बंद भी करनी पड़े। तो सिर्फ एक ये रीजन होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि 2 पॉलिसी में ले लें। तो कभी ऐसा वक्त आया आपने, क्योंकि जिन्होंने बोला 1.5 करोड़ तक की पॉलिसी वो प्लान कर रहे हैं, 1.5 करोड़ की, तो अगर आपका प्रीमियम 20-25 हजार का आता है और ऐसा लगता है कि कभी वक्त आया नहीं भर पाए, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बट अदरवाइज उसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं है। उल्टा ये होता है, अगर आप एक साथ एक ही पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम कम होगा। उसी सम एश्योर्ड की अगर सेम इंश्योरर की भी 2 प्लान लेंगे, आप 2 पॉलिसी लेंगे, तो भी आपका प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। ओके। और टर्म प्लान के विकल्प भी आप इनको बता सकते हैं? विकल्प में तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मैक्स न्यूयॉर्क और दूसरा LIC। तो LIC का तो टर्म प्लान काफी कॉस्टली है मेरे हिसाब से। ऑनलाइन टर्म प्लान है उनका भी फिर भी महंगा है अगर आप कंपेयर करें, पर मैक्स का ठीक है। बट उसके अलावा भी और भी दूसरी पॉलिसीज हैं, जैसे एडलवाइज टोक्यो जिंदगी प्लस, इसमें बहुत सारे फीचर्स एडिशनल हैं। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, एक बार उसको देख लीजिए। ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट भी है, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा। लेकिन LIC थोड़ा मैं बोलूंगा कि प्रीमियम के हिसाब से ये बहुत महंगा है। लेकिन अब आते हैं इनके वेट लॉस प्लान पे। ये वेट लॉस कर रहे हैं तो रुक जाएं फिलहाल थोड़ा? अब देखिए, इनके ऊपर है कितना रिस्क लेना है, क्योंकि अगर ये सीरियस हैं बिल्कुल अपने फिटनेस को लेकर, और लगता है कि 2-3 महीने में सच में, क्योंकि इनका जो BMI इन्होंने बताया वो 30 है, बिल्कुल, और ये 25 पे आना चाहिए, तो काफी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर इनको उम्मीद है कि ये कर सकते हैं तो 2-3 महीना, क्योंकि रिस्क यही है, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस बीच में कुछ होता है तो क्या। बट ऐसे तो, क्योंकि ये जिस एज में है, बट वैसे फिटनेस वाइज मुझे बताइए कि किस लेवल के बाद आपको नहीं मिलता है टर्म प्लान? ऐसा कोई क्राइटेरिया है? नहीं, देखिए, आप किसी भी, अगर जहां पे लगता है कि जो स्टैंडर्ड रिस्क है थोड़ा, उससे ज्यादा अगर रिस्क है, तो ये अंडर राइटर के ऊपर है। जो इंश्योरेंस कंपनी में अंडर राइटर होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिस्क को असेस करे। अगर रिस्क ज्यादा लगता है
तो हो सकता है कि वो डिक्लाइन ही कर दे प्रपोजल, ऐसा कोई केस हुआ है आपके साथ? बहुत सारे केस होते हैं जहां पर किसी कोई बीमारी है और उनको लगता है कि या फिर मोटापा बहुत ज्यादा है। इनके केस में 30 इतना ज्यादा नहीं कि पॉलिसी नहीं मिलेगी, पॉलिसी मिलेगी, लेकिन चांसेस हैं कि उसमें प्रीमियम बढ़कर मिलेगा, महंगा मिल जाए। बस उनको एक दूसरा ऑफर मिलेगा कि जो प्रीमियम स्टैंडर्ड है उससे इतना ज्यादा बढ़ के मिल रहा है, अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगा जाएगा, और अगर ये चाहें तो उस वक्त ये उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। यही पैरामीटर के हेल्थ इंश्योरेंस में भी लागू होता है? सेम होगा हेल्थ इंश्योरेंस में भी। हेल्थ इंश्योरेंस में प्री मेडिकल इंश्योरेंस टेस्ट होगा, और वहीं पर आपकी बात आ जाएगी कि आपको इंश्योरेंस देना है नहीं देना है, या देना है तो कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है। हेल्थ इंश्योरेंस के आप इनको कोई रिकमेंडेशन देंगे? हाँ, यहाँ पर इनके लिए एक तो अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रिस्टोर है, वो अच्छा प्लान कंसिडर कर सकते हैं, और दूसरा प्लान आदित्य बिरला एक्टिव एश्योर, ये प्लान अच्छा है, ये कंसीडर कर सकते हैं। और राइट, लेकिन मैटरनिटी कवर बेनिफिट भी इनको चाहिए इनके हेल्थ प्लान में। बहुत सारी पॉलिसीज में कुछ में कूलिंग पीरियड होता है, पॉलिसी लेने के कुछ सालों के बाद ही आप ये बेनिफिट को अवेल कर पाते हैं। जो पॉलिसी आपने रेकमेंड की है, क्या इनमें ये बेनिफिट है? देखिए, सारी पॉलिसी कोई भी होगी जिसमें भी मैटरनिटी कवर है, वहां पर वेटिंग पीरियड जरूर रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले से मतलब ये फैमिली प्लानिंग हो चुकी है और उसके बाद में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा या उसमें मैटरनिटी कवर नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपको मैटरनिटी कवर मिले, तो फिर आपको पहले ही पॉलिसी लेनी पड़ेगी, उसमें वेटिंग पीरियड जरूर रहेगा। ऑलराइट, तो संश्रित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अब आपको क्लैरिटी मिल गई है टर्म प्लान और हेल्थ प्लान को लेकर। संश्रित? Yeah, hi. So regarding that location thing, क्या term insurance? we missed that जी। आपका एड्रेस जो है, जो आप प्रूफ देंगे, क्योंकि केवाईसी जरूरी है, आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जो एड्रेस प्रूफ आप सबमिट करेंगे अपने केवाईसी के लिए, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपकी पॉलिसी कहां से इश्यू हो रही है। इरेस्पेक्टिव कि आप रह कहां रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एड्रेस प्रूफ जो दे रहे हैं, क्योंकि आप टेम्परेरी कहीं काम करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन आपका एड्रेस जो आप देंगे वही आपका एड्रेस माना जाएगा। ऑलराइट, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए हो संचित। लेकिन अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इनका नाम है सुशांत कुमार साहू। नमस्कार सुशांत, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, अच्छा हूँ। ओके, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सैलरी है 1 लाख का है, जो एनुअली है। और मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ, तो कितने रुपए लूंगा, और उसके बाद वो वेविंग प्लान कैसा होगा, तो कौन सा मैंने प्लान चूज करूँ, जैसे मेरा फैमिली भी अच्छा रहेगा। फिलहाल आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कुछ जो मैंने डिसेबिलिटी केस में तो कैसे लूंगा, मुझको मैंने अच्छा नहीं ठीक आ रहा है, तो इसलिए मुझे जरा डायरेक्शन दीजिए जो कि मेरे फैमिली के लिए और मेरे के लिए अच्छा होगा। अभी आप फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हैं? जी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम करते हैं, राइट? हाँ, नहीं, मैं एक टीचर हूँ। आप एक टीचर हैं, चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से टर्म प्लान के साथ साथ इनको किस तरह के और राइडर लेने चाहिए, उस पर पूरी क्लैरिटी है, लेकिन कितना कवर लेंगे अपने लिए? देखिए, कवर लेने के लिए अच्छा तो ये होता है कि आप प्रॉपर एनालिसिस करें, क्योंकि क्या होता है, हम कई बार ऐसे बोलते हैं, रूल ऑफ थंब है कि 10 से 12 गुना अपनी इनकम का, सालाना जो इनकम है उसका 10-12 टाइम आप ले लीजिए। लेकिन होता क्या है कि किसने लोन लिया हुआ है तो डेफिनेटली आपके रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कुछ हो गया तो पहले आपको लोन रिपे करना है, वो जिम्मेदारी है। फिर आपके घर में कितने लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं आपकी इनकम के ऊपर, उस पर भी निर्भर करता है। तो अच्छी बात तो ये कि आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट्स पर आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे, तो उसके बेसिस पे कि आपके कितने जिम्मेदारियां हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी क्या है, उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली 10 से 15 गुना कवर अपनी इनकम, जो सालाना इनकम है, उसका आप ले सकते हैं। अब रही पॉलिसी की बात कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि आपने बात की कि राइडर्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है कि अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उस केस में एक लमसम पैसा तभी मिल जाता है। इनकम बेनिफिट राइडर होता है कि कुछ हो गया, डिसेबिलिटी हो गई अगर इंश्योर्ड पर्सन को, तो एक सर्टेन इनकम हर महीना मिलती रहती है या हर साल मिलती रहती है। उसके अलावा वेयर ऑफ प्रीमियम है, अगर आदमी इस स्थिति में कि प्रीमियम नहीं भर पाता है बीमारी की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से, तो आगे का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है और पॉलिसी अपनी एक्टिव रहती है। तो इस तरह से बहुत सारे राइडर होते हैं। इनको मेरी एडवाइस है, अगेन एडलवाइस टोक्यो जिंदगी प्लस में बहुत सारे राइडर्स हैं यहाँ पर, ये काफ़ी बेनिफिट्स है क्योंकि नया प्लान है, तो उसको ही कंसिडर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पहलू इनके सवाल में ये भी है कि ये 6 महीने पहले तक स्मोक करते थे, तो अब ये स्मोकर नॉन स्मोकर की कैटेगरी में हम कैसे आ सकते हैं? देखिए, जब फॉर्म भरते हैं, जो प्रपोजल फॉर्म, उसमें रहता है कि आज की डेट में क्या स्थिति है। तो अगर वहां पर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि पास्ट में आपकी हिस्ट्री थी नहीं थी, आप आज ड्रिंक करते हैं नहीं करते हैं,
करते हैं तो कितना करते हैं, क्वांटिटी पे आपको मेंशन करनी होती है। सिमिलरली आप स्मोक करते हैं तो कितना करते हैं, तो अगर ये नहीं करते तो नहीं लिखेंगे। तो ऑब्वियसली उसका लेकिन ऐसा कोई पीरियड नहीं है कि 1 साल तक आपको नॉन स्मोकर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपका प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट होता है, अगर उसमें कुछ पाया जाता है, निकोटिन की मात्रा मिलती है, ऐसा कुछ होता है कई बार, तो डेफिनेटली फिर वो डॉक्टर के ऊपर है, वो डेफिनेटली इस बात को डिस्क्लोज करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे भी। और एक क्वेश्चन और भी होता है आपके प्रपोजल फॉर्म में कि आपको बताना होता है कि कुछ एक्स्ट्रा आप मेंशन करना चाहें, तो उसमें चाहें तो आप बता दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन कौन के नाम देंगे आप पॉलिसीज के और अप्रोक्सीमेटली कितना प्रीमियम होगा? एडलवाइज टोक्यो का जो जिंदगी प्लस है अच्छा प्लान है, और ये प्रीमियम लगभग 10-12 हजार रुपए के आसपास आना चाहिए 1 करोड़ के लिए। और अब सीधा रुक करते हैं फेसबुक के दर्शकों के सवालों की ओर, और पहला सवाल हम लेंगे शुभंकर साहब का, जो फेसबुक के हमारे दर्शक है, और इन्होंने अपने लिए 4 पॉलिसीज ले रखी है जो इनके मुताबिक मिस सेलिंग हुई है। अब कौन कौन सी पॉलिसीज हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन इनके पास 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। अब क्या करें, हमसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए शुभंकर जी, हमारे पास डिटेल नहीं है आपकी पॉलिसीज की, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से आपने पता लगा लिया है कि ये मिस सेलिंग का केस है, तो शायद आपको इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी चाहिए। लेकिन ये एक टिपिकल सिनेरियो है इंश्योरेंस का। बिल्कुल कविता, अगर ये बात पता है कि इंश्योरेंस आपकी जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर सकता है वो पॉलिसी, तो आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि उसको बंद करना है कि कंटिन्यू करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वो पॉलिसी नहीं है तो मेरे हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है, तो आपको बिल्कुल सरेंडर करनी चाहिए। अगर थोड़ा लॉस भी हो तो कम से कम उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करके अपने लॉस को बढ़ाने की बजाय उसको इमीडिएटली आप बंद कर दें। और अगर आपने काफी प्रीमियम भर दिया है तो फिर हो सकता है कि अब क्योंकि आप ऑलरेडी भर चुके हैं तो आप कुछ ही साल बचे हैं तो कंटिन्यू कर लें, क्योंकि गलती हो गई है। लेकिन अगर नई पॉलिसी हो तो बिल्कुल बंद करें। और अगर मीडियम टर्म में है, अगर वो 20 साल की पॉलिसी है, 7-8 साल भरा है, तो आप उसको पेड अप स्थिति में कर दें, मतलब आगे प्रीमियम ना भरे तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी पेड अप हो जाएगी। जब मैच्योरिटी हुई तब आपका जो पैसा जमा हुआ है मिल जाएगा। आखिरी सवाल शो का लेंगे फेसबुक के दर्शक गुरमीत सिंह का, और पूछ रहे हैं कि क्या टर्म प्लान सिक्योर्ड हैं? टर्म प्लान तो डेफिनेटली अगर आपने सब कुछ डिस्क्लोज किया है बराबर से, तो आपका क्लेम गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है लाइफ के केस में तो मिलेगा। जो नॉमिनी है उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अदरवाइज जैसा हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ओम्बड्समैन है आपके पास में, अगर कुछ ऐसी गलती होती है तो आगे सुविधाएं हैं। तो क्या नॉमिनी जा सकता है ओम्बड्समैन के पास? या बिल्कुल नॉमिनी जा सकता है। एक बात हम पहले बताना भूल गए थे, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई केस पेंडिंग है, कोर्ट में आपने केस कर दिया है या आपका कंज्यूमर फोरम में है, तो उस वक्त ओम्बड्समैन आपके केस को नहीं लेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट पंकज जी, शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। और योर मनी पे लगातार हम आपके सवालों के जवाब देते रहते हैं, इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट हो। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं @kavita@th पे ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पर जाके भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर सभी जगह जरूर डालिएगा। नमस्कार।